कॉलॉइड्स का क्लासिफिकेशन, कॉलॉइड्स का प्रिपरेशन, कॉलॉइड्स के कुछ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक कॉलॉइड्स। कॉलॉइड्स पहले समझो कि होता क्या है। 8, 9, 10th में या 7, 8 में भी तुम लोग पढ़ा होगा सॉल्यूशन के बारे में कि सॉल्यूशन जो है वो 3 टाइप का होता है, ट्रू सॉल्यूशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन। ट्रू सॉल्यूशन जिसमें पार्टिकल साइज बहुत छोटा रहता है, नॉट विजिबल बाय नेकेड आई। सस्पेंशन का एग्जांपल मड वाटर, जिसमें पार्टिकल का साइज एनफ होता है कि आप नेकेड आई से उसको देख सकें। ठीक है, कॉलॉइड्स कहां लाई करता है? कॉलॉइड्स ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच में लाई करता है। मतलब जो पार्टिकल साइज होगा कॉलॉइडल पार्टिकल का, दैट विल बी ग्रेटर देन द पार्टिकल साइज ऑफ ट्रू सॉल्यूशन बट स्मॉलर देन द पार्टिकल साइज ऑफ सस्पेंशन। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन, यहां पे एक बात ध्यान रखना है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को यहां पे हम लोग डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्सन मीडियम के नाम से जानते हैं। डिस्पर्सन मीडियम वो मीडियम जिसमें डिस्पर्स हुआ है या जिसमें घुला हुआ है। ठीक है, तो बेसिकली वो सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। और डिस्पर्स्ड फेज इसका मतलब वो जिसको डिस्पर्स किया गया है या जिस फेज में वो डिस्पर्स किया गया है, तो दैट इज बेसिकली सॉल्यूट। ठीक है, नाउ कमिंग टू द क्लासिफिकेशन, colloids are classified basically into 5 types. The first one is on the basis of dispersed phase and dispersion medium. Dispersed phase कौन सा है? सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? डिस्पर्सन मीडियम कौन सा है? सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है? उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई किए हैं। ठीक है, तो एक टेबल यहां पे बना हुआ है, ये टेबल आपके एनसीईआरटी में भी बना हुआ है, आप उससे भी रिफर कर सकते हो। सपोज दैट फेज इज सॉलिड and the medium is also solid, that type is known as solid sol. Similarly, if the phase is solid and the medium is liquid, this type is known as sol. तो ऐसे 9 टाइप्स में ये डिवाइडेड है। प्लीज गो थ्रू द टेबल दैट इज मेंशन इन द एनसीईआरटी बुक आल्सो। ठीक है, या फिर यही टेबल है बेसिकली विद एग्जांपल्स। एग्जांपल्स आप लोग पूरी तरह से एनसीईआरटी से उठाओगे। जेई मेन में जो भी क्वेश्चन पूछेगा सरफेस केमिस्ट्री से, उसका एग्जांपल एनसीईआरटी से उठाया रहता है, उससे बाहर नहीं रहता है। Now coming to the second classification, that is on the basis of appearance. तो on the basis of appearance 2 टाइप में डिवाइड करते हैं। The first one is sol, the second one is gel. Sol कहने का मतलब जिसका फ्लूइड नेचर है, they have the tendency to flow. Gel कहने का मतलब जिसका स्लाइट रिजिड स्ट्रक्चर है, जो फ्लो नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम लोग बचपन में वो जेली खाए होगे या एल्पेनलीबे का जो जेली आता है। ठीक है, तुम अगर उसको दबाओगे तो वो फ्लफी रहता है, लिक्विड हल्का सा तुमको दिखेगा कि वो लिक्विड अंदर में लिक्विड भरा हुआ है, बट इन जनरल अगर तुम उसको रख दोगे तो वो फ्लो नहीं कर रहा होगा। क्यों? उसका एक बिट रिजिड स्ट्रक्चर है, दैट इज व्हाई। सो दैट दे आर क्लासिफाइड एज जेल, और जो फ्लो करेगा दे आर नोन एज सॉल। नाउ इसमें ना एक बार क्वेश्चन पूछा था जेलाटिन के बारे में। ठीक है, जेलाटिन बिहेव बोथ एज सॉल एज वेल एज जेल। ठीक है, अब अगर मान लो किसी को सॉल की तरफ बिहेव कराना है या जेलाटिन को हमको सॉल की तरफ बिहेव कराना है, बेसिकली हमको फ्लो कराना है। तो अगर हमको उसको फ्लो कराना है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो थोड़ा ज्यादा रहेगा, और वो ज्यादा रखने के लिए हम लोग को टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा? तो टेम्परेचर हाई रखना पड़ेगा, एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट शुड बी लो। इसका मतलब एट हाई टेम्परेचर एंड लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट, जेलाटिन विल बिहेव एज सॉल। अगर हम लोग को उसको फ्लो नहीं कराना है, सो द टेम्परेचर शुड बी लो एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट शुड बी हाई। So at lower temperature and higher concentration of solute, gelatin behaves as gel. So basically we know that gelatin is an example that is present both as salt as well as gel. But there are 2 conditions. The conditions are respective with temperature as well as concentration of solute. Now coming to the third. The third is on the basis of interaction with medium. ठीक है, तो मीडियम के इंटरेक्शन के हिसाब से लायोफिलिक एंड लायोफोबिक। लायो मीन्स होता है सॉल्वेंट, फिलिक मीन्स होता है लविंग, फोबिक मीन्स होता है हेटिंग। ठीक है, लायोफिलिक अगर हम लोग बोल रहे हैं मतलब वो वैसा कॉलॉइड होगा जो सॉल्वेंट से उसका इंटरेक्शन बहुत अच्छा होगा। सॉल्वेंट से उसका इंटरेक्शन जैसे अगर हम लोग बोले सॉल्वेंट लविंग स्पीसीज मतलब सॉल्वेंट से दे हैव अ वेरी गुड इंटरेक्शन। अगर सॉल्वेंट से उसका इंटरेक्शन अच्छा नहीं है, दैट इज नोन एज लायोफोबिक। सपोज इफ द सॉल्वेंट इज वाटर, देन लायोफिलिक की जगह हो जाएगा वहां पे हाइड्रोफिलिक एंड हाइड्रोफोबिक। ठीक है, कमिंग टू द फोर्थ क्लासिफिकेशन, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। देखो चार्ज के बेसिस पे तो हम लोग 2 ही टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज।
ठीक है, मैं एग्जांपल भी तुमको दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट द पॉइंट इज कि ये चार्ज क्यों डेवलप हुआ ये जानना जरूरी है। ठीक है, चार्ज डेवलप होने का रीजन क्या होता है? चार्ज डेवलप होने का रीजन है पार्शियल एड्सॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है तो इलेक्ट्रोलाइट में एक पॉजिटिव आयन भी होगा और नेगेटिव आयन भी होगा। तो अगर कोलॉइडल सॉल्यूशन का जो पार्टिकल है वो ज्यादा अमाउंट ऑफ पॉजिटिव पार्टिकल को एब्सॉर्ब कर रहा है अपने सरफेस पे, सो इट विल एक्वायर ओवरऑल पॉजिटिव चार्ज। अगर वो नेगेटिव आयंस को एक्वायर कर रहा है पार्शियल एड्सॉर्प्शन, देन दैट विल हैव अ नेगेटिव चार्ज। समझ में आया? तो इस बेसिस पे हम लोग दो टाइप से डिवाइड करते हैं, वन इज पॉजिटिव कोलॉइड्स एंड द अदर वन इज नेगेटिव कोलॉइड्स। नाउ कमिंग टू द लास्ट क्लासिफिकेशन, और वो जो लास्ट क्लास दैट फिफ्थ क्लासिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इससे क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, लेट्स कम टू द फिफ्थ क्लासिफिकेशन। द फिफ्थ क्लासिफिकेशन को डिवाइड करेंगे मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स। क्या होता है मल्टी मॉलिक्यूलर कोलॉइड्स? एज द नेम सजेस्ट, अगर कोई कोलॉइडल पार्टिकल के रेंज में है, लाई कर रहा है, बट वो इंडिविजुअली खूब सारे पार्टिकल्स के एक्युमुलेशन के कारण या एग्रीगेशन के कारण बना हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सपोज करो बहुत सारे कोलॉइडल पार्टिकल्स जो हैं वो एक्युमुलेट हो गए एक जगह पे और अटैच होके एक बड़ा मॉलिक्यूल बना लिए, जो मॉलिक्यूल लाई कर रहा है कोलॉइडल रीजन में। मतलब ये है तो कोलॉइडल पार्टिकल, बट देयर इज एन एग्रीगेशन ऑफ मोर देन वन पार्टिकल्स। बेसिकली बहुत ज्यादा पार्टिकल रहता है, 10, 15, 20 या उससे ज्यादा भी हो सकता है, एंड दे कंबाइन टुगेदर एंड दे फॉर्म अ लार्जर पार्टिकल which comes under colloidal range. So that is known as multi-molecular colloidal. Multi, more than one. ठीक है ना? More than one molecules which aggregate together to form a multi-molecular colloid. The second is macromolecular colloid. मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड कहने का मतलब क्या हुआ? मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड कहने का मतलब कोई एक ही कोलॉइडल पार्टिकल है, उसका साइज इतना बड़ा है कि वो कोलॉइडल रेंज में ही लाई कर रहा है। सो दैट इज नोन एज मैक्रोमोलिकुलर। मैक्रो मींस लार्ज, एक ही मॉलिक्यूल है, उसी का कोलॉइडल पार्टिकल है और वो लाई कर रहा है किसमें? कोलॉइडल रेंज में। सो दैट इज नोन एज मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड। कमिंग टू द थर्ड इज एसोसिएटेड कोलॉइड्स। एसोसिएटेड कोलॉइड्स, देखो एसोसिएटेड कोलॉइड्स ना बेसिकली आयंस होते हैं, बट व्हेन रिक्वायर्ड दे एसोसिएट टुगेदर टू फॉर्म अ कोलॉइड। ठीक है, जैसे कोई सॉल्यूशन में मान लो आयंस के फॉर्म में है, आयंस के रूप में वो ऑलरेडी प्रेजेंट है सॉल्यूशन में और ऐसे फ्रीली घूम रहा है, बट व्हेन रिक्वायर्ड दे एग्रीगेट टुगेदर। ठीक है, आपस में आ जाएगा, जुड़ जाएगा, एंड दे फॉर्म अ लार्जर मॉलिक्यूल जो कोलॉइडल रेंज में लाई कर रहा है। ठीक है, दैट दे आर नोन एज एसोसिएटेड कोलॉइड। एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग सोडियम स्टरेट का। Na+, ये जब सॉल्यूशन में रहेगा तो ये डिसोशिएट कर जाएगा Na+। ठीक है, अब ना इसमें दो एंड होता है, जैसे ये वाला एंड और ये वाला एंड। ठीक है, ये वाला जो एंड है ना हाइड्रोकार्बन वाला, दैट इज हाइड्रोफोबिक, और ये वाला एंड जो है दैट इज हाइड्रोफिलिक। बहुत अच्छा इंटरेक्शन होगा, ऑब्वियसली बात है, आयंस है। ठीक है, इसका वाटर के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन हो रहा होगा, सो दैट इज हाइड्रोफिलिक। अब होता क्या है ना यार कि तुम जैसे ये एग्जांपल हम लोग यूज करेंगे सोप्स और ये सब का। तुम द मोमेंट पानी में डाले सोप को, ठीक है, या सोडियम स्टरेट को ही डाले, आयंस में टूट गया। ठीक है, अब ये जो आयंस है ना, इसमें एक मेजर पार्ट है हाइड्रोफोबिक, ये पार्ट हो गया हाइड्रोफिलिक, मतलब ये पानी से इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहा है। ठीक है, अब अगर सपोज करो उसमें कोई डर्टी लॉन्ड्री के लिए कपड़ा डाला हुआ है, ग्रीस व्रीस लगा हुआ है, ठीक है, तो जो भी है इससे ये वाला जो पार्ट है हाइड्रोफोबिक पार्ट, वो पानी के पास नहीं जाके इससे इंटरेक्ट कर लेगा, और जो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो बाहर पानी से इंटरेक्ट कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये यहां पे कुछ ऐसा बना रहा होगा, C डबल बॉन्ड O-, ये हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट हो गया, C डबल बॉन्ड O-,
चारों तरफ से ये बना लिया, ग्रीस पार्टिकल था, ग्रीस को चारों तरफ से ये घेर लिया है, ठीक है। अब ये जो पूरा बड़ा पार्टिकल है ये एसोसिएट करके इतना लार्ज इनफ साइज का हो गया है कि ये अब कोलॉइडल रेंज में लाई कर रहा है। सो दीज आर द एसोसिएटेड कोलॉइड्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं माइसेल्स, ठीक है। बेसिकली जो जब कपड़ा धोया जाता है, ठीक है, या वॉशिंग मशीन में अगर मान लो डाल दिया गया है, तुम उसमें डिटर्जेंट भी डाल दिए, तो बेसिकली इसी टाइप का माइसेल फॉर्म कर लिया, ठीक है। और एक बार वाटर क्या करेगा, या फिर जब मान लो स्पिन हो रहा है, ठीक है, तो वो स्पिनिंग के कारण यहां पे जो फोर्स लग रहा है, ये तो वाटर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, इसके मूवमेंट के कारण यहां पे फोर्स लग रहा है, दैट इज वाई ग्रीस पार्टिकल जो है वो बाहर निकल जाता है। इनफैक्ट तुम लोग एक एग्जांपल देखोगे, टीवी में ऐड देखे होगे सर्फ एक्सेल या समथिंग का, ठीक है, एरियल का, आई गेस सर्फ एक्सेल तो दाग अच्छे हैं था, ठीक है, एरियल का जो ऐड देखे होगे तो उसमें देखे होगे तुम कि ऐसा कुछ बना हुआ रहता है फैब्रिक का, ठीक है, बीच में ग्रीस पार्टिकल था और चारों तरफ से हाथ आके इसको खींच रहा था, ठीक है। बेसिकली वो हाथ कुछ और नहीं, यही पार्टिकल्स था जो आके फॉर्म कर रहा है बॉन्ड और फिर उसको निकाल रहा है बाहर एजिटेशन करने के बाद। बात समझ में आया? सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। क्राफ्ट टेम्परेचर, क्राफ्ट टेम्परेचर होता है द टेम्परेचर अबव विच माइसेल फॉर्मेशन टेक प्लेस, और दूसरा है क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन होता है द कंसंट्रेशन बिलो विच माइसेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। ये दो छोटा सा बात है, ठीक है, सिर्फ टर्म्स इंपॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द प्रिपरेशन मेथड। देखो इन जनरल जो कोलॉइड बनाने का मेथड है ना, वो कोलॉइड बनाने का मेथड है कि तुम कोई बड़ा पार्टिकल ले लो सस्पेंशन वाला को और उसको तोड़ दो, ठीक है, उसको तोड़ के कोलॉइडल पार्टिकल में चेंज कर दो, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है सस्पेंशन के साइज से कोलॉइडल का जो साइज है वो छोटा होता है। तो कोलॉइडल पार्टिकल को लो, सस्पेंशन पार्टिकल को लो और उसको तोड़ दो, ठीक है। तो उसको तोड़ने के लिए सबसे पहला मेथड जो होगा दैट इज मैकेनिकल डिस्पर्सन। मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड। मैकेनिकल डिस्पर्सन मेथड में क्या किया जाता है, ये सेटअप है, ये दो आयरन रॉड्स होते हैं और ये आयरन रॉड्स को ऑपोजिट डायरेक्शन में घुमाया जाता है। बीच में हम लोग सस्पेंशन पार्टिकल को डालेंगे, यहां पे, यहां बीच में सस्पेंशन पार्टिकल डाला जाता है, ठीक है। सस्पेंशन पार्टिकल को ये दो रॉड्स के बीच में क्रश किया जाता है, चूरा बनाया जाता है उसका, ठीक है, और उसको इतना छोटा किया जाता है कि उसका पार्टिकल साइज जो है वो कोलॉइडल रेंज में आ जाए, ठीक है। So this is one method of preparation, that is mechanical dispersion method. Coming to the second. The second is peptidation. केमिस्ट्री लैब में तुम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तो प्रेसिपिटेट के बारे में तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, तुम लोग विजुअलाइज भी होगा प्रेसिपिटेट कैसा दिखता है। तो प्रेसिपिटेट जो है ना, वैसा प्रेसिपिटेट जो ऐसे पार्टिकल से बना हुआ है या ऐसे मॉलिक्यूल से बना हुआ है जो इंडिविजुअली कोलॉइडल रेंज में लाई कर रहा है। तो सपोज करो वैसा हम लोग कोई प्रेसिपिटेट उठाए, ठीक है, सपोज करो ऐसा प्रेसिपिटेट बना हुआ है और हम लोग वैसा कोई प्रेसिपिटेट उठाए जिसका इंडिविजुअल पार्टिकल जो है वो कोलॉइडल रेंज में लाई कर रहा है। अब इसको हम लोग बीच बीच में आयंस डाल के तोड़ देते हैं, ठीक है, आयंस डालेंगे, आयंस डालने पे वहां पे चार्ज का डिफरेंस आएगा और ये टूट जाएगा। टूट के ये इंडिविजुअल पार्टिकल्स में बन जाएगा और जो खुद किसमें लाई कर रहा है, कोलॉइडल रेंज में, या तो सिंगल बन जाएगा या दो या तीन आपस में रह के टूट गए, लेकिन सब किसमें लाई कर रहा है, कोलॉइडल रेंज में लाई कर रहा है। जो एजेंट यूज करते हैं ना इसको तोड़ने के लिए, उसको हम लोग बोलते हैं पेप्टाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ पेप्टाइजिंग एजेंट हम लोग एक प्रेसिपिटेट को जो एक बड़ा मॉलिक्यूल बना हुआ है जो खुद एक एग्रीगेशन ऑफ स्मॉलर मॉलिक्यूल्स है और स्मॉलर मॉलिक्यूल्स किसमें लाई कर रहा है, कोलॉइडल रेंज में लाई कर रहा है, उसको हम लोग फर्दर तोड़ दिए, ठीक है। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट मेथड इज ब्रेडिक्स आर्क मेथड। ब्रेडिक्स आर्क मेथड में क्या करते हैं, देखो
ये सेटअप है। यहां पे रहता है आइस, सबका यूज बताऊंगा मैं। यहां सॉल्यूशन है, ठीक है। इसमें डाला हुआ है KOH प्लस वाटर। अब क्या है ना, देखिए सेटअप है। इस सेटअप पे यहां पे हम लोग KOH और पानी डाल दिए, नीचे आइस रख दिया। आइस वाटर को ना आइस कोल्ड टेम्परेचर पे ले गया है, लेस देन 0 डिग्री के आसपास ये ले जाता है इसको, ठीक है, नियर अबाउट 0 डिग्री बेसिकली। अब जिसका भी हम लोग को कोलोइडल पार्टिकल चाहिए, ठीक है, उसको हम लोग उसके रॉड को यहां पे हम लोग डाले और इसको कनेक्ट कर दिए। इस पे करंट पास कर रहे हैं। देखो करंट पास करने के कारण होगा क्या, करंट पास करने के कारण ये हीट होगा, हीट होके इसका जो पार्टिकल्स है वो वेपराइज करना शुरू करेगा, ठीक है। पार्टिकल्स के फॉर्म में ये रॉड टूट टूट के वेपराइज करना शुरू कर रहा है। अगर ये पानी ठंडा नहीं रहता तो वेपर्स बनके ये बाहर बहुत सारा पार्टिकल निकल भी जाता। पानी को आइस कोल्ड इसलिए रखा जाता है ताकि वो जैसे वेपराइज करे गैस पार्टिकल वो उसको कंडेंस कर दे, ठीक है। KOH का काम क्या है, KOH एक्ट करता है स्टेबलाइजर्स के लिए, ठीक है। KOH में पोटेशियम आयन भी है, हाइड्रोक्साइड आयन भी है, ठीक है। तो जो पॉजिटिव पार्टिकल्स है उसको हाइड्रोक्साइड चारों तरफ से घेर लिया, जो नेगेटिव पार्टिकल है उसको पोटेशियम चारों तरफ से घेर के बेसिकली उसको स्टेबलाइज करता है, ठीक है। अब इस जो ब्रेडिंग आर्क मेथड है ना, इस ब्रेडिंग आर्क मेथड में एक डिमेरिट है, तुम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नहीं ले सकते हो। क्यों, तुम अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का रॉड बना के डालोगे, ठीक है, एंड उसमें करंट पास करोगे, चैरिंग हो जाएगा, सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ब्लैक कंपाउंड में चेंज कर जाएगा, ठीक है, चैरिंग, जलना जो बोलते हैं, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ चैरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड इज नॉट यूज्ड। सोडियम वगैरह यूज नहीं करते हैं। सोडियम क्यों नहीं यूज करते हैं भाई, सोडियम को लेके इसमें डाल दोगे, ठीक है, पता चला तुम दिवाली मना रहे हो पहले ही से, ठीक है, तो सोडियम यूज नहीं किया जाता है। गोल्ड के लिए बहुत अच्छा मेथड है। इनफैक्ट पहले गोल्ड का स्मगलिंग वगैरह में सेम मेथड से गोल्ड के पार्टिकल्स को या गोल्ड को वेपराइज करके उसके पार्टिकल्स को कंडेंस करके फिर एज अ सॉल्यूशन, कोलोइडल सॉल्यूशन उसको स्मगल किया जाता था, ठीक है। सो दिस इज द ब्रेडिक्स आर्क मेथड। नाउ कमिंग टू द प्यूरिफिकेशन पार्ट, कि हमारा प्रिपेयर तो हो गया, ठीक है। प्रिपेयर होने के बाद अब अगर हम लोग को उसको प्यूरिफाई करना है, ठीक है ना, तो प्यूरिफाई करने का क्या तरीका है। प्यूरिफाई करने का बेसिकली हमारे पास 3 तरीका होता है। प्यूरिफिकेशन ऑफ कॉलोइड्स। कॉलोइड्स को प्यूरिफाई करने का क्या क्या तरीका होगा, तो कॉलोइड्स को प्यूरिफाई करने का जो पहला तरीका है दैट इज अल्ट्रा फिल्टरेशन, ठीक है। अल्ट्रा फिल्टरेशन में क्या होता है ना, जो फिल्टर पेपर देखे हो ना बाबू, फिल्टर पेपर में पोर्स होता है जिसके थ्रू पास करता है, लेकिन वो पोर साइज ना इतना इनफ है कि कॉलोइड पार्टिकल्स भी उससे पास कर जाए। तो उसका सॉल्यूशन क्या निकलेगा ये सोचो। तुम बोलोगे कि सर पोर पार्टिकल है, पोर पार्टिकल से अगर पास कर जाया है तो हम लोग पोर का साइज को ही छोटा कर दें जिससे कोलोइडल पार्टिकल नहीं पास कर पाए या कोलोइडल पार्टिकल वहीं पे रह जाए। तुम ट्रू सॉल्यूशन और कोलोइडल पार्टिकल को सेपरेट नहीं कर पाओगे। तुम यहां पे सस्पेंशन और कोलोइडल पार्टिकल को सेपरेट कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। तो अब दिक्कत क्या है ना कि इसको या फिर मान लो अगर हम लोग इसको और क्या यूज कर सकते हैं कि पोर का साइज को और छोटा कर दो, ठीक है, इतना छोटा कर दो कि सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन पास कर रहा है। तो अगर सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन पास करेगा तो तुम कोलोइड और फिर ट्रू सॉल्यूशन के पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हो। मतलब बेसिकली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कैन बी अप्लाइड कि अगर आपको सस्पेंशन और कोलोइडल सॉल्यूशन को पास करके ये फिल्टर करना है या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन को ये फिल्टर करना है, फिल्टर आउट करना है, तो आप कर सकते हो बशर्ते पोर साइज उस रेंज में रहे, ठीक है। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि फिल्टर पेपर जो है उस फिल्टर पेपर के ऊपर जेलाटिन एंड फॉर्मल्डिहाइड डाल के हम लोग हीट करते हैं। हीटिंग करने के कारण उसका पोर साइज ब्लॉक हो जाता है और पोर साइज बहुत छोटा हो जाएगा और उस पोर साइज से फिर हम लोग उस सॉल्यूशन को पास करेंगे। अगेन ये जो नॉर्मल फिल्ट्रेशन भी करते हो तुम लोग, दैट आल्सो टेक्स टाइम। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी टाइम लगता है, ठीक है। इनफैक्ट कोई भी प्यूरिफिकेशन मेथड है कोलोइड का, दैट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, ठीक है।
इससे ज्यादा लेकिन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है डायलिसिस। डायलिसिस दो टाइप से हम लोग डिवाइड करते हैं, वन बाय ग्रेविटी मेथड एंड सेकेंड जहां पे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, ठीक है। सो कमिंग टू द सेकेंड, दैट इज डायलिसिस। डायलिसिस में हम लोग दो टाइप से करते हैं, ठीक है। पहला ग्रेविटी मेथड देख, ये होता है पार्चमेंट मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल है ये, ठीक है। अब इसमें ना हम लोग डाल दिए ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोलॉइड्स भी है, ट्रू सॉल्यूशन वाला पार्टिकल भी है। इस पार्चमेंट मेम्ब्रेन का जो पोर होता है ना, वो इतना छोटा होता है कि वो ट्रू सॉल्यूशन को सिर्फ पास होने दे, ठीक है। अब इसका हिसाब समझो, तुम कोलॉइडल पार्टिकल को डाल दिए और छोड़ दिए कि भाई धीरे धीरे सब बैठेगा ग्रेविटी के कारण और ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल यहां से बाहर निकलते जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन वाला पार्टिकल इस पोर साइज के ऊपर आके बैठा। मान ले 10-12 ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल निकला और एक कोलॉइडल वाला पार्टिकल आके उस पोर के ऊपर बैठ गया, तो अब तो फर्दर ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल नहीं जा पाएगा नीचे, समझ में आ रहा है ना। सारा पोर साइज भर जाएगा तो ट्रू सॉल्यूशन का पार्टिकल ऐसे भी नहीं जा पाएगा, क्योंकि भाई ग्रेविटी से बैठ रहा है तो ट्रू सॉल्यूशन वाला भी आएगा, कोलॉइडल वाला पार्टिकल भी आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इसको ये करने के लिए पानी बहुत स्पीड से यहां पे पास किया जाता है। बहुत स्पीड से पानी जाएगा ना, तो ये पानी जो जा रहा है ये इसको शेक करते रहेगा और उसके शेक करने के कारण जो भी कोलॉइडल पार्टिकल्स यहां पे बैठा रहेगा वो फिर यहां से हट जाएगा। फिर फर्दर वो ग्रेविटी के कारण फिर बैठ रहा है अगेन, फिर कुछ ट्रू सॉल्यूशन ये किया, फिर कोलॉइडल बैठ गया, फिर पानी गया, ठीक है, और फिर उसको शेक किया। समझ में आ रहा है ना। कंटिन्यूअस शेकिंग रिक्वायर्ड है। इनफैक्ट बहुत कम अमाउंट ऑफ कोलॉइड्स को भी तुमको प्यूरिफाई करने के लिए 2 से 3 दिन लग जाता था। तुमको समझ में आ रहा है, काफी टीडियस काम है, ये काफी टाइम टेकिंग काम है, ठीक है। इसको थोड़ा सा स्पीड अप करने के लिए, ठीक है, जो ये तो नॉर्मल डायलिसिस बाय ग्रेविटी हो गया, यहां पे क्या किया गया, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया गया, ठीक है। और ये 2 इलेक्ट्रोड के कारण ना जो चार्ज पार्टिकल्स है वो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट बढ़ गया, ठीक है। तो उस चार्ज पार्टिकल की मूवमेंट, मतलब जो नेगेटिव वाला चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, जो पॉजिटिव वाला है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, कंटिन्यूअस मूवमेंट हो रहा है। उस मूवमेंट के कारण ना थोड़ा सा यहां से जो पास करने का, ट्रू सॉल्यूशन का पास करने का स्पीड है वो हल्का सा बढ़ा। अगेन ये भी एक टीडियस मेथड है और ये भी टाइम टेकिंग मेथड है, जहां पे हम लोग इलेक्ट्रोडायलिसिस बोलते हैं। तो बेसिकली डायलिसिस 2 टाइप का होता है, वन बाय ग्रेविटी मेथड, ठीक है, एंड अदर इज बाय इलेक्ट्रोड मेथड, दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। आइदर वे दोनों टीडीएस है, ग्रेविटी वाला थोड़ा ज्यादा टीडीएस है, थोड़ा ज्यादा टाइम टेकिंग है, बट इलेक्ट्रोडायलिसिस भी थोड़ा टाइम टेकिंग तो है ही। सिमिलरली अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में भी हम लोग देखें कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन वाला जो मेथड है वो भी टाइम टेकिंग मेथड है। सो दिस वाज ऑल अबाउट, जिसमें हम लोगों ने कोलॉइड्स का क्लासिफिकेशन देखा, हम लोगों ने कोलॉइड्स का प्यूरिफिकेशन देखा, हम लोगों ने कोलॉइड्स का प्रिपरेशन देखा। जो नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग कोलॉइड्स का प्रॉपर्टीज देखेंगे एज वेल एज कैटलिस्ट को कंप्लीट